Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत तक का सबसे चर्चित शो मित्र देश और मैं हूं आयुष। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत रूस की पक्की यारी ने कैसे ईयू को मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके प्रतिबंधों को कैसे जवाब दिया, एक साथ आकर कैसे जवाब दिया और कैसे भारत रूस ने उदाहरण देकर उड़ाई पूरे यूरोप की नींद। जब पूरी दुनिया बदल रही है, समीकरण बदल रहे हैं, रिश्ते पल पल बिखरते हैं और कभी जुड़ जाते हैं, तभी एक रिश्ता था जो स्थिर रहा, भारत और रूस का रिश्ता। एक दोस्ती जो सिर्फ कूटनीति तक नहीं बल्कि रणनीति तक आ खड़ी हुई है और आज उसी दोस्ती की ताकत सामने आई है जब रूस ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा का बचाव करते हुए यूरोपीय संघ यानी कि ईयू को सीधे शब्दों में जवाब दे डाला। भारत का नाम लेकर रूस ने ईयू की धज्जियां उड़ा दी और आज के मित्र देश के एपिसोड में हम इसी मुद्दे की परत दर परत की पड़ताल करेंगे। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला, ईयू ने क्यों बैन लगाया। दरअसल यूरोपीय संघ यानी कि ईयू ने रूस पर 18वां प्रतिबंध पैकेज लागू कर दिया, जिसमें कई रूसी कंपनियों के साथ भारत की नायरा एनर्जी को भी शामिल कर लिया गया। ये वही नायरा एनर्जी है जो भारत की ऊर्जा जरूरतों का एक अहम हिस्सा है और ये प्रतिबंध सीधे तौर पर रूस के खिलाफ लगाए गए ताकि यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस को वैश्विक मंच पर आर्थिक चोट दी जा सके। लेकिन बात यही नहीं रुकती है, क्योंकि नायरा एनर्जी भारत की एक रजिस्टर्ड कंपनी है और उसमें रूस की सरकारी कंपनी जो रोसनेफ्ट है उसकी हिस्सेदारी 50% से भी कम है, 49.13% की हिस्सेदारी है। बाकी भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशक हैं, लेकिन ईयू ने इसे भी निशाने पर ले लिया। लेकिन भारत ने ठीक बैन के कुछ घंटे बाद ही ईयू को जवाब दिया, ईयू पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। खुद ईयू रूस का प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा ग्राहक बना हुआ है और इसे प्रतिबंधों से छूट मिली है। ईयू के 5 प्रमुख देश अब भी रूसी ऊर्जा पर 1.2 अरब यूरो खर्च कर रहे हैं, खासकर हंगरी और स्लोवाकिया को। अब सुनिए रूस ने क्या कहा। रोसनेफ्ट ने बयान जारी कर कहा, नायरा एनर्जी भारतीय ऊर्जा उद्योग के लिए रणनीतिक संपत्ति है। इस पर प्रतिबंध लगाने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा खतरा पैदा हो जाएगा। रूस ने आगे भी साफ शब्दों में कह दिया कि ईयू का तर्क झूठा है और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन है। अब जरा आप सोचिए इसका मतलब क्या है। मतलब साफ है दोस्तों कि रूस ने न केवल ईयू के कदम को अनुचित बताया बल्कि भारत का नाम लेकर वैश्विक मंच पर उसका पक्ष भी रखा। ये वही दोस्ती है दोस्तों जो दशकों से चली आ रही, 1971 के बाद अब भी लगातार जारी है और जब वक्त आया तो रूस ने भारत की पीठ पर हमेशा हाथ रखा है, कभी भी खंजर नहीं घोंपा। बता दें कि भारत हर दिन करीब 50 लाख बैरल की खपत करता है। ऐसे में नायरा एनर्जी जैसी कंपनियां देश के ऊर्जा संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। गुजरात के वड़ीनार में स्थित नायरा की रिफाइनरी एशिया की सबसे बड़ी आधुनिक रिफाइनरियों में से एक है। यह कंपनी न सिर्फ रिफाइनिंग करती है बल्कि पेट्रोल, डीजल, एविएशन, टरबाइन, फ्यूल और पेट्रोकेमिकल सप्लाई भी करती है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये भारत के 20% प्राइवेट फ्यूल रिटेल मार्केट को भी कवर करती है। अब आप खुद सोचिए कि उस पर प्रतिबंध लगाने से भारत को कितना नुकसान हो सकता है, लेकिन ईयू इसे नकार रहा है। ईयू कहता है कि उसकी लड़ाई सिर्फ रूस की आक्रामक नीतियों के खिलाफ है। लेकिन सवाल तो यह उठ रहा कि क्या किसी तीसरे देश जैसे भारत की कानूनी कंपनियों को निशाना बनाना उचित है। नायरा एनर्जी न तो रूस में रजिस्टर्ड है न ही वहां से नियंत्रित होती है, फिर भी उसे निशाना बनाना कहीं ना कहीं यह संकेत दे रहा और साफ बता रहा कि ईयू की नीति सिर्फ प्रतिबंध की नहीं बल्कि प्रभाव के विस्तार की है और इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ सकता है। भारत और रूस की दोस्ती सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं है, ये दोस्ती है रक्षा, अंतरिक्ष, एटॉमिक एनर्जी, फार्मा, फर्टिलाइजर, स्टील और इनोवेशन की। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट तक भारत और रूस के प्रोजेक्ट्स ने
देश की सुरक्षा और तकनीकी क्षमता को नई ऊंचाइयां दी हैं और यही कारण है कि रूस ने भारत का नाम लेकर ईयू को चेतावनी दे दी है कि तुम जिस कंपनी को टारगेट कर रहे हो वो किसी एक देश की नहीं बल्कि एक लोकतांत्रिक साझेदारी की ऊर्जा की रीढ़ है। वैसे ईयू ने रूसी कच्चे तेल की कीमत की एक सीमा तय कर दी है जो औसत बाजार दर से 15% कम है, यानी लगभग $47.60 प्रति बैरल। ये 2022 में G7 द्वारा तय $60 की सीमा से भी कम है। भारत अपनी 85% से अधिक तेल और गैस जरूरतें आयात पूरी करता है रूस से। रूस अब इराक, सऊदी अरब, अमेरिका और यूएई के साथ भारत के शीर्ष ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं में शामिल हो चुका है। चलिए फैक्ट की बात करते हैं तो CREA की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार रूस तीसरे वर्ष में भी ऊर्जा व्यापार के बड़े हिस्से पर कब्जा जमाए हुए हैं। साल 2024 से 25 में भारत ने रूस से लगभग 49 अरब यूरो की ऊर्जा खरीदी, जबकि चीन 78 अरब और तुर्की 34 अरब यूरो के साथ सूची में शीर्ष पर है। One of the main suppliers. I don't know what the figures were in 2022. Today, I think they produce about 9 million barrels a day. 9 million barrels a day, madam, is roughly 10% of the global production per day and consumption per day. I ask you a hypothetical question. Supposing you take 10% of the consumption off the table. There are two possibilities. One, the rest of the world, the whole world, stops consuming or consumes 10% less, which means what? Which means in a country, let's say, I can pick up any country, some people won't get heating in winter, some people won't get air conditioning in summer, some of the transport will stop flying. So 10% consumption reduction is not an easy thing, or something else will happen. You decide that 10% is going off the market, you don't want to reduce consumption, then you start buying more from the remaining 90%. You know what that would do to prices? The prices which were here would skyrocket. We did an analysis, my secretary who's sitting here and some of my other colleagues, that if more and more people were to buy from the other OPEC sources, you know what would have happened? Prices would have gone up minimum to $130, $140 a barrel. So if we were buying from any source that we could, I think we should be applauded. आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है और यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत ने अपनी ऊर्जा लागत को काफी हद तक कंट्रोल किया है। और यही बात पश्चिमी देशों को खटकती है, ईयू को खास तौर पर खटकती है। भारत ना तो किसी के दबाव में काम करता है, ना किसी के कहने पर अपनी नीति बनाता है और शायद यही वजह है कि आज रूस जैसे देश भारत के सामने खड़े हो रहे हैं, साथ दे रहे हैं और भारत का नाम लेकर वैश्विक नीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अब अगला सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रतिबंध WTO नियमों के खिलाफ है? दरअसल ईयू द्वारा इस तरह तीसरे देश की कंपनियों को टारगेट करना WTO नियमों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधियों के सीधे खिलाफ है। इससे न केवल वैश्विक व्यापार अस्थिर होता है बल्कि ये एक तरह की आर्थिक दादागिरी भी है। भारत को अब रणनीतिक रूप से दो बातें सीधी कहनी होगी। पहला ये कि अपने हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक मंचों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। दूसरा, ऐसे वैश्विक सहयोगियों के साथ खड़ा होना होगा जो हमारे लिए भी खड़े होते हैं, जैसे कि रूस। खैर, कुल मिलाकर यह है मित्र देश की सच्ची परिभाषा, जब संकट में कोई दोस्त हमारे लिए खड़ा हो जाए। और रूस ने जो किया है वो सिर्फ बयान नहीं, एक संकेत है कि भारत अब वैश्विक पावर के रूप में न सिर्फ उभर रहा है बल्कि उसके हितों की रक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। और यही वजह है कि हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसे ही अपडेट लेकर आते हैं जिससे आप समझ सके कि भारत की विदेश नीति, मित्र देश और वैश्विक राजनीति कैसे हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। देखते रहिए भारत तक। जय हिंद, जय भारत।